तो आज जो हमारे पास 22 नवंबर 2025 के आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स हैं, उनको पढ़कर एक बात बिल्कुल साफ लगती है। भारत एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक साथ कई पुरानी आदतें या कहूँ निर्भरता छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, निर्भरता शब्द यहाँ बिल्कुल सही है। चाहे वो दशकों पुराने श्रम कानून हो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का समीकरण हो, या फिर हमारी ऊर्जा के स्रोत। हर जगह एक पुरानी व्यवस्था को छोड़कर कुछ नया बनाने की एक जद्दोजहद चल रही है, और मुझे लगता है यही कोशिश आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल, ये तीनों मुद्दे जो आज के स्रोतों में छाए हुए हैं, श्रम सुधार, शासन का संतुलन और जलवायु संकट, ये अलग अलग नहीं है। ये सब उसी एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, बदलाव का प्रबंधन। और ये प्रबंधन आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी पुरानी चीज पर से निर्भरता हटाते हैं तो सवाल उठता है कि नई व्यवस्था कैसी होगी और उस तक पहुंचने का रास्ता कितना मुश्किल होगा। Exactly. तो चलिए इसी बदलाव की सबसे बड़ी कहानी से शुरू करते हैं, श्रम सुधार, जिसे कुछ लोग मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स यानी सभी सुधारों की जननी कह रहे हैं। हाँ, ये टर्म काफी इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 पुराने उलझे हुए श्रम कानूनों को हटाकर 4 सीधे सरल लेबर कोड लागू कर दिए हैं। और ये वो काम है जिस पर पिछले 25-30 साल से तो सर बातें ही हो रही थी। सिर्फ बातें। और ये बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा थी। पुराने कानूनों का जाल इतना जटिल और विरोधाभासी था, इतना ज्यादा, हाँ, कि एक मजाकिया लेकिन सच्ची टिप्पणी थी कि आप भारत के 100% श्रम कानूनों का पालन 20% का उल्लंघन किए बिना कर ही नहीं सकते। अरे वाह! ये कानून असल में उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने से रोकते थे। डर के मारे कोई भी अपनी कंपनी को एक साइज से बड़ा नहीं करना चाहता था। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का नियम था, जी, जो 100 से ज्यादा मजदूरों वाली कंपनियों को किसी भी कर्मचारी की छटनी करने से रोकता था, बिना सरकारी इजाजत के, जो कभी मिलती नहीं थी। और इसी वजह से भारतीय कंपनियों को बौने या ड्वार्फ्स कहा जाने लगा। ड्वार्फ्स क्योंकि वो जानबूझकर छोटी बनी रहती थी ताकि इस कानून के दायरे में ना आए। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और चीन तो है ही, हाँ, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर ग्लोबल मार्केट पर कब्जा कर गए और हम यहीं उलझे रह रहे। बिल्कुल। अब जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड IRC आया है, उसमें 2 ऐसे बदलाव हैं जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। अच्छा, और वो क्या है? पहला तो है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अब कंपनियां किसी को एक तय समय के लिए काम पे रख सकती हैं। ये तो सीधा लगता है। हाँ, लेकिन असली जो बड़ा बदलाव है वो दूसरा है। हाँ, छटनी की सीमा लाला। हाँ, छटनी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। यही वो चीज है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। बिल्कुल, यही सुधार का दिल है। जी, पहला बदलाव यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनियों को लचीलापन देता है, लेकिन दूसरा बदलाव यानी 300 की सीमा उन्हें बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। अब एक कंपनी 299 कर्मचारियों तक बिना किसी डर के पहुंच सकती है। और राज्यों को भी तो इसमें कुछ अधिकार दिया गया है। यही तो सबसे बड़ी बात है। राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वे चाहें तो इस सीमा को और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक आलोचना ये भी है कि 300 की सीमा भी काफी नहीं है। ये एक जायज आलोचना है, और ये सवाल भी उठता है कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां कंपनियों को मजदूरों के अधिकारों की कीमत पर पूरी छूट मिल जाएगी? देखिए, ये एक बहुत जायज चिंता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सोवर्ड छुपा हुआ है। अच्छा, इसका असली मतलब ये है कि अब भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक नया दौर शुरू हो सकता है। राज्य आपस में मुकाबला करेंगे। हाँ, अब वो राज्य आगे निकलेंगे जो हिम्मत दिखाकर इस सीमा को और बढ़ाएंगे। लेख में एक विचार दिया गया है ऑटोनोमस एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने का। ये क्या है? सोचिए, अगर कोई राज्य 1000 कर्मचारियों की सीमा तय कर दे तो दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां वहां फैक्ट्री लगाने के लिए लाइन लगा देंगी। सही बात है। ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है, ये देश के अंदर ही एक आर्थिक होड़ शुरू करने जैसा है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। आजादी और नियंत्रण का ये संतुलन सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही नहीं, बल्कि हमारे शासन के ढांचे में भी एक बड़ा सवाल बन गया है। बिल्कुल। और यहीं से हम अपनी दूसरी बड़ी बहस पर आते हैं, जो केंद्र राज्य संबंधों और राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ी है। हाँ, और ये दोनों मुद्दे बहुत गहराई से जुड़े हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि वो राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिलों को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि वो लंबे समय तक टालमटोल वाली निष्क्रियता नहीं दिखा सकते। बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में नहीं रख सकते।
सुनने में तो ये काफी संतुलित लगता है। फिर संपादकीय इसे संघवाद पर एक प्रहार क्यों कह रहे हैं? इसमें आखिर वो कौन सी खामी है जो पकड़ में नहीं आ रही? इसमें एक बहुत बड़ी एक कानूनी खामी है जिसे समझना जरूरी है। बताइए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए राज्य विधानसभा ने एक बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजा। अब राज्यपाल ने उसे रोक लिया। ठीक है। अब विधानसभा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसी बिल को दोबारा पास कर दिया। तो अब तो मंजूरी देनी पड़ेगी। देनी चाहिए, लेकिन संविधान उन्हें एक और विकल्प देता है। वो बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। अच्छा। अब यहाँ असली खेल है। एक बार बिल राष्ट्रपति के पास चला गया तो उस पर फैसला लेने की कोई समय सीमा नहीं है। क्या मतलब वो अनिश्चित काल तक लंबित रह सकता है? हाँ, तो इसे ऐसे समझिए, विधानसभा ने एक दरवाजा बंद किया, लेकिन राज्यपाल के पास एक ऐसी चाबी है जिससे वो एक दूसरा दरवाजा खोलकर राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, और वो दूसरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला रह सकता है। बाप रे। तो पहले दरवाजे को बंद करने की विधानसभा की मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये तो संविधान की भावना के खिलाफ जाकर उसके शब्दों का इस्तेमाल करने जैसा है। बिल्कुल, और ये कोई किताबी बहस नहीं है। हाँ, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, कई राज्यों में ये जमीनी हकीकत बन चुका है। जी, और जब सत्ता के संतुलन में ऐसी दरारें आती हैं तो लोकतंत्र की सेहत के लिए एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है। एक मजबूत विपक्ष। एक मजबूत और भरोसेमंद विपक्ष। और यहीं पर पवन के वर्मा का लेख एक गंभीर मुद्दा उठाता है। उनका कहना है कि भारतीय लोकतंत्र एक विश्वसनीय विपक्ष के बिना पनप नहीं सकता। जब मैंने ये आंकड़ा पढ़ा कि 2014, 2019 और 2024 के तीनों आम चुनावों में जीती गई कुल सीटों को मिला भी लें तो कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से 78 सीटें पीछे है। तो ये सच में चौंकाने वाला है। बिल्कुल। लेकिन लेख सिर्फ चुनावी हार की बात नहीं कर रहा, वो जवाबदेही का पूर्ण अभाव जैसी भारी बात कह रहा है। और यही असली मुद्दा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नेतृत्व का सवाल है या कुछ और भी है? लेख के मुताबिक ये नेतृत्व से कहीं ज्यादा गहरा मुद्दा है। ये एक संस्थागत संकट है। संस्थागत संकट? हाँ, लेख में वंशवादी जागीर मतलब डायनेस्टिक फीवडम जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जहां तर्क ये है कि पार्टी में योग्यता से ज्यादा वफादारी को महत्व दिया जाता है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी चुनाव हार रही है, समस्या ये है कि हार के बाद भी कोई आत्ममंथन या जिम्मेदारी तय होती नहीं दिखती। तो फिर एक मजबूत राष्ट्रीय विपक्ष इतना जरूरी क्यों है? हमारे पास कई मजबूत क्षेत्रीय दल तो हैं ही, और वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे राज्यों के मुद्दों को उठाते हैं, केंद्र की नीतियों को चुनौती देते हैं, लेकिन एक लोकतंत्र को सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन नहीं, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का संतुलन भी चाहिए। सही बात है। एक राष्ट्रीय विपक्ष ही सरकार के लिए एक वैकल्पिक राष्ट्रीय नैरेटिव पेश कर सकता है, एक शैडो कैबिनेट की तरह काम कर सकता है। मतलब एक विकल्प हमेशा मौजूद रहे। हाँ, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है कि नागरिकों के सामने हमेशा एक वायबल विकल्प मौजूद रहे। जब वो विकल्प धुंधला हो जाता है तो सत्ताधारी दल पर से जवाबदेही का दबाव भी कम हो जाता है। और ये जो जवाबदेही और संतुलन का पूरा मुद्दा है, ये एक और बहुत बड़े क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है, पर्यावरण। और सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला इसी टकराव को दिखाता है। जी, ये आज की हमारी तीसरी और शायद सबसे दूरगामी असर वाली कहानी है। क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने फैसले को पलटते हुए पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरियों को फिर से अनुमति दे दी है। एक मिनट, पोस्ट फैक्टो मतलब आप पहले प्रोजेक्ट शुरू कर दो, फैक्ट्री बना लो और फिर बाद में पर्यावरण मंजूरी के लिए अर्जी दो। हाँ, यही मतलब है। ये तो पूरी प्रक्रिया का मजाक बनाने जैसा नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल वही है जो पर्यावरणविद उठा रहे हैं। कोर्ट का तर्क ये था कि पुराने आदेश जिसमें इस पर रोक थी, उससे बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान हो रहा था और कई जरूरी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की जड़ पर हमला है। मतलब नुकसान होने से पहले उसे रोको। बिल्कुल, ये सिद्धांत कहता है कि पर्यावरण को नुकसान होने का इंतजार मत करो, उसे होने से पहले ही रोको। इस फैसले से डर यह है कि अब पर्यावरण समीक्षा सिर्फ एक कागजी औपचारिकता बनकर रह जाएगी। एग्जैक्टली। तो एक तरफ विकास की जरूरत है, दूसरी तरफ पर्यावरण का मौलिक अधिकार। ये तो वही पुरानी बहस हो गई। हाँ, लेकिन अब इस बहस के दांव बहुत ऊंचे हो चुके हैं। और ये घरेलू तनाव ठीक वैसा ही है जैसा हम वैश्विक मंच पर देख रहे हैं। ब्राजील में COP30 जलवायु वार्ता चल रही है और वहां से भी कुछ खबरें आ रही हैं। और वहां से संदेश बिल्कुल साफ है, वादों और बातों का समय खत्म हो गया है।
सिर्फ इस साल की पहली छमाही में ही मौसम से जुड़ी आपदाओं से दुनिया को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। $100 अरब। अब ठोस कदम चाहिए। और इन ठोस कदमों के लिए मांगे क्या हैं? जाहिर है पैसा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। पैसा सबसे बड़ा और सबसे जटिल मुद्दा है। लेख में 3 मुख्य मांगे रखी गई हैं। पहली है विश्वसनीय वित्त। अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। 2035 तक सालाना 1.3 लाख करोड़ डॉलर के फंड का एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए। इतना पैसा? और ये पैसा सिर्फ सरकारों से नहीं आ सकता। इसके लिए निजी पूंजी को आकर्षित करने का एक ठोस प्लान बनाना होगा। ठीक है। और दूसरी मांग इससे भी ज्यादा जरूरी है। अनुकूलन वित्त की खाई को पाटना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे बाढ़, सूखा, तूफान से निपटने के लिए पैसा देना। अच्छा। उनकी जरूरत है सालाना 310 से 365 अरब डॉलर की। और मिल कितना रहा है? और जानते हैं 2023 में उन्हें मिला कितना? सिर्फ 26 अरब डॉलर। सिर्फ 26? और उसमें से भी ज्यादातर कर्ज के रूप में। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। बिल्कुल। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे उन करोड़ों लोगों की कहानियां हैं जो हर साल अपना घर, अपनी फसल खो रहे हैं। लेख में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है, हम कर्ज का संकट बढ़ाकर जलवायु संकट का समाधान नहीं कर सकते। ये तो बहुत गहरी बात है। आप किसी गरीब देश को जलवायु से लड़ने के लिए और कर्ज में नहीं डुबो सकते। सही बात है। और तीसरी मांग जरूर जीवाश्म ईंधन से जुड़ी होगी। हाँ, जीवाश्म ईंधन से दूरी। लेकिन यहाँ भी बहस अब सिर्फ गंदी बनाम स्वच्छ ऊर्जा की नहीं रही। तो फिर क्या है? ये निर्भरता का सवाल बन गया है, जो हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय विषय भी है। कोयला या तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं है। सही है। उससे लाखों नौकरियां जुड़ी हैं, सरकारों का राजस्व जुड़ा है, पूरे के पूरे शहरों और क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं उस पर टिकी हैं। अगर आप अचानक इसे बंद कर देंगे तो भयानक सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच मुझे लगता है भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। भारत इस पूरे बदलाव में एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह उभर रहा है। 2005 के स्तर से हमारा उत्सर्जन 36% से ज्यादा घट चुका है। ये तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पिछले साल हमने ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के लिए लगभग 50 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। 50 अरब डॉलर? ये दिखाता है कि भारत अब जलवायु वित्त मांगने वाले देश से जलवायु निवेश को आकर्षित करने वाला देश बन रहा है। मतलब दुनिया अब भारत को एक समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि समाधान के एक हिस्से के तौर पर देख रही है। एग्जैक्टली। तो आज हमने 3 बड़ी कहानियों के धागे खोले। श्रम सुधारों के जरिए आर्थिक निर्भरता को तोड़ने की एक बड़ी कोशिश, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर शक्ति संतुलन पर एक गंभीर बहस जी। और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता से पैदा हुए संकट से निपटने की तत्काल जरूरत। और ये तीनों ही, जैसा हमने शुरू में कहा था, एक ही चीज के बारे में है, जटिल बदलावों का प्रबंधन। सही। हम एक पुराने आर्थिक मॉडल से नई की ओर जा रहे हैं, स्थापित राजनीतिक मानदंडों से नए समीकरणों की ओर बढ़ रहे हैं, और जीवाश्म ईंधन पर आधारित दुनिया से एक स्थायी भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और ये तीनों यात्राएं बहुत जरूरी हैं, लेकिन बहुत ऊबड़-खाबड़ भी हैं। बहुत ज्यादा। आज की इस पूरी चर्चा से एक अंतिम विचार जो मेरे मन में अटक गया है वो यही है। इन सभी स्रोतों में सुधार की बात है, बदलाव की बात है, लेकिन शायद इन सभी की सफलता सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, और वो है निर्भरता का प्रबंधन। बहुत दिलचस्प। चाहे वो पुराने कानूनों पर कंपनियों की निर्भरता हो, एक ही परिवार पर एक राजनीतिक दल की निर्भरता हो, या कोयले और तेल पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की निर्भरता हो। सही बात है। असली चुनौती सिर्फ नियम बदलना या नई तकनीक लाना नहीं है। असली चुनौती उन करोड़ों लोगों के लिए इस बदलाव को सहज और न्यायपूर्ण बनाना है, जिनका जीवन, जिनकी रोजी रोटी पुरानी व्यवस्था के इर्द गिर्द बनी हुई है। बिल्कुल। बदलाव की रफ्तार और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाना ही शायद इस दशक की सबसे बड़ी परीक्षा है।